So next question में given है 2 point masses of mass 6 kg and 3 kg are placed at position 1, 2, 2 and 3, 3, 0 respectively. यानी 6 किलोग्राम के लिए पोजीशन हमें गिवन है 1, 2, 2 एंड 3 किलोग्राम के लिए पोजीशन गिवन है 3, 3, 0 रेस्पेक्टिवली. देन फाइंड फोर्स ऑन 6 किलोग्राम ड्यू टू 3 किलोग्राम. यानी आपको यहाँ पर अब दो मास पार्टिकल गिवन है और किसी भी एक मास पार्टिकल पे फोर्स कैलकुलेट करना है. तो क्वेश्चन किस तरीके से सोल्व किया जाएगा इसको आप आराम समझे कि पार्टिकल्स को आप नंबरिंग करें. दिस इज m1 तो m2 कितना 3 किलोग्राम बनेगा और m1 के रिगार्डिंग जो पोजीशन है इस पोजीशन को हम क्या लिखें r1 और m2 के रिगार्डिंग जो पोजीशन रहेगा उसको लिखा जाएगा r2. फोर्स किस पर कैलकुलेट करना है? फोर्स हमें m1 पर कैलकुलेट करना है ड्यू टू m2. क्या नोटेशन हमें समझ में आए? यानी हमें कैलकुलेट करना है फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2. तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 कैलकुलेट करने के लिए हमें रिक्वायरमेंट किसकी पड़ेगी? जी m1 m2 divide by r12 cube and r12 vector according to our formula. यानी हमें g पता है, मास m1 m2 ये वैल्यूज हमें गिवन है, r12 वेक्टर की सबसे पहले में रिक्वायरमेंट है. तो r12 वेक्टर हम सॉल्व कैसे करें? r12 वेक्टर सॉल्व करना है इसका मतलब वेक्टर r1 माइनस वेक्टर r2. वेक्टर r1 किसको रिप्रेजेंट करता है? वेक्टर r1 रिप्रेजेंट पोजीशन वेक्टर ऑफ फर्स्ट मास and vector r2 represent position vector of second mass. So पहले हम कैलकुलेट कर रहे हैं वेक्टर r1 and वेक्टर r2. So value of vector r1 कोऑर्डिनेट्स क्या गिवन है? 1, 2, 2. तो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में क्या बनेगा? वेक्टर i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप. पोजीशन वेक्टर को फॉर्म करना इजी है. जो कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हैं उन्हीं को आप आई कैप जे कैप के कैप की फॉर्म में प्लेस कर दें क्योंकि विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन हमें कैलकुलेट करना होता है. वेक्टर r2 विल रिप्रेजेंट 3i कैप 3j कैप एंड 0k कैप. तो 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 0k कैप. फिर हमें रिक्वायरमेंट किसकी है? हमें रिक्वायरमेंट है r12 वेक्टर की. सो r12 वेक्टर रिप्रेजेंट करता है वेक्टर r1 माइनस वेक्टर r2. कैलकुलेट करें i कैप माइनस 3i कैप सो माइनस 2i कैप, 2j कैप माइनस 3j कैप सो माइनस j कैप एंड 2k कैप माइनस 0 सो प्लस 2k कैप. तो आपको वैल्यू मिल गया r12 वेक्टर का. नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है मॉड. सो मॉड ऑफ दिस वेक्टर, तो किसी भी वेक्टर का मॉड यानी i कोफिशिएंट स्क्वायर सो माइनस 2 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर एंड z कोफिशिएंट स्क्वायर सो 2 स्क्वायर. वैल्यू क्या रहेगा? 4 प्लस 1 प्लस 4 √9 एंड √9 रिप्रेजेंट वैल्यू 3. सभी वैल्यूज हमें पता है. g पहले से पता है कांस्टेंट है, m1 m2 आपको गिवन है, r1 वेक्टर r2 वेक्टर आपने फाइंड किए और वैल्यू कैलकुलेट कर लिया r12 वेक्टर का विच इज इक्वल टू माइनस 2i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप. क्लियर? नाउ वी वांट टू कैलकुलेट फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2. 1 मीन्स 6 किलोग्राम एंड 2 मीन्स 3 किलोग्राम. वैल्यूज क्या हमें पुट करना है? वैल्यूज हमें पुट करना है g m1 m2 r12 क्यूब एंड r12 इन वेक्टर. तो वैल्यूज पुट कर दें. तो माइनस 6.67 या g का वैल्यू हम बिल्कुल एंड में पुट कर देंगे. g फर्स्ट मास 6 किलोग्राम, सेकेंड मास 3 किलोग्राम, सेपरेशन कितना आया 3. सो वैल्यू ऑफ 3 क्यूब ये हमें सॉल्व करना है. r12 वेक्टर कितना सॉल्व किया? r12 वेक्टर आपने कैलकुलेट किया है माइनस 2i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप. क्या यही वेक्टर है? चेक करने एक बार. माइनस 2i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप, 6 किलोग्राम 3 किलोग्राम, सेपरेशन 3. यही वैल्यूज हैं आपके पास. सोल्व हो गया. बस अब नंबर हमें कैलकुलेट करना है. ध्यान दें f12 वेक्टर, क्या इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया जा सकता है? देखो पहली बात ये कि ये डिपेंड करता है ऑप्शन पे कि ऑप्शन आपको किस तरीके से दिया गया है. हो सकता है कि ऑप्शन में माइनस भारी रखा और यहाँ पे जो वेक्टर है वो एज इट इज रखा हो और नंबर आपने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया, या ये भी पॉसिबिलिटी है कि इस माइनस को आपने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया. तो ऑप्शन पे हम डिपेंड है, यानी ऑप्शन डिपेंडेंसी यहाँ पर बनती है. ठीक है. 3 एक 3 कैंसिल, यहाँ पे 6 को हम लिख सकते हैं 2 into 3, तो यहाँ पे भी x3 कैंसिल. सो वैल्यू मिलेगा 2g/3
2g/3 और इस माइनस को आपने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया इन ब्रैकेट, सो वैल्यू रहेगी 2i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप यूनिट न्यूटन। एग्जैक्ट वैल्यू अगर कैलकुलेट करना है तो जी के प्लेस पे पुट करें 6.67 इंटू 10⁻11 इन टर्म्स ऑफ नंबर हमें आंसर मिल जाएगा। ये पॉइंट समझ में आया? कैलकुलेट हमने क्या किया? हमने कैलकुलेट किया है फोर्स ऑन 6 किलोग्राम। क्या कैलकुलेट किया है? फोर्स ऑन 6 किलोग्राम ड्यू टू 3 किलोग्राम पार्टिकल। हो गया कैलकुलेट? जो नोटेशंस आपने कंसीडर करे 1 2 उसके अकॉर्डिंग आपने सॉल्व कर दिया। मान लो इसी क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता कि फोर्स ऑन 3 किलोग्राम ड्यू टू 6 किलोग्राम कैलकुलेट करें, तो हमारा आंसर क्या बनता? तो हमारा आंसर बनता, बिकॉज हमें पता है कि जो फोर्स है वो एक्शन रिएक्शन पेयर में वर्क करता है एंड F12 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21 वेक्टर। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि अगर मुझे 3 किलोग्राम पे फोर्स पूछा, देखो जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर मिल गया, करेक्ट आंसर है। हम आगे डिस्कस कर रहे हैं, आगे हम क्या डिस्कस करना चाह रहे हैं कि अगर आपसे 3 किलोग्राम पे फोर्स पूछा जाता तो इक्वेशन वाइज अगर आप कैलकुलेट करते तो F21 सॉल्व करते, F21 सॉल्व करते तो यहाँ पे माइनस हो जाता, ठीक। और ये जो वेक्टर है R21 वेक्टर वो क्या बन जाता? R12 वेक्टर किसको रिप्रेजेंट करता? R21 वेक्टर को रिप्रेजेंट करता। तो एक माइनस का इफेक्ट हमें यहाँ पे मिलता। बेसिक रिलेशन आपको पहले से पता है कि F12 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21 वेक्टर। तो जो भी फोर्स आपने कैलकुलेट किया है ऑन 6 किलोग्राम ड्यू टू 3, उसका नेगेटिव यानी माइनस ऑफ फोर्स ऑफ 6 किलोग्राम ड्यू टू 3 किलोग्राम, यही आपको आंसर मिलता। तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 हमें आंसर मिलता, तो माइनस आप वापस से अप्लाई कर दो या माइनस बाहर लगा दें, तो वैल्यू आता माइनस 2g/3 इन ब्रैकेट 2i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप एंड यूनिट न्यूटन। क्लियर हुआ पॉइंट? समझ में आया? तो 2i कैप 2 1 या 1 2 कैलकुलेट करना है तो किसी भी एक फोर्स को आप कैलकुलेट कर लें। अगर सिंगल फोर्स आपसे पूछा है तो डायरेक्टली आप उसी को सॉल्व करें। दोनों फोर्स पूछे गए हैं तो किसी भी एक को कैलकुलेट कर लें और सेकंड वाले को उसका नेगेटिव अप्लाई कर दें, बिकॉज वी नो F21 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ F12 वेक्टर। ठीक, जो पार्टिकल दिया उनकी नंबरिंग वो आपके ऊपर है। M2 भी करते तो M2 करते तो ये क्या मिल जाता? R2, और 3 किलोग्राम को हम M1 पुट करते तो पोजीशन क्या बन जाती? R1। फिर आप उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते F21। ठीक है, तो हमारे नोटेशन के अकॉर्डिंग ही हम कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि फोर्स कैलकुलेट करना है किस पर? बॉक्स पर, और ये बॉक्स मास हम इसको प्लेस कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, आर आपको सेपरेशन दिया गया है, मासेस रखे हैं M1 M और M, और इस बॉक्स मास पर हमें फोर्स कैलकुलेट करना है। अब पॉइंट ये बनता है कि इस बॉक्स मास पर जो फोर्स लगेगा वो इन दोनों मासेस के फोर्स का वेक्टर सम होना चाहिए। क्लियर? ठीक है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले इनकी नंबरिंग कर दी। दिस इज फर्स्ट मास एंड दिस इज सेकेंड मास। ठीक है, सो ड्यू टू फर्स्ट मास, समझना बिल्कुल आराम से, फोर्सेस का नेचर क्या रहता है? अट्रैक्शन का। यानी जिस मास पर हमें, सुने ध्यान से, डायरेक्शन कैसे बनानी है, जिस मास पर फोर्स कैलकुलेट करना है डायरेक्शन सारी उसी मास पर बननी चाहिए। अदर सभी मासेस को हम क्या कंसीडर करेंगे कि ये फिक्स्ड है। जो सेकेंड मास आपको दिया ये भी क्या है? फिक्स्ड है। फ्री टू मूव कौन है? जिस पर फोर्स कैलकुलेट करना है वो फ्री टू मूव है। यानी अगर यहाँ पे केवल सेकंड नंबर का मास नहीं होता, केवल 1 होता और ये M होता, तो फोर्स क्या लगता? अट्रैक्शन का। अट्रैक्शन का लगता तो M1 तो फिक्स है। कौन मूव करता? किधर मूव करता? टुवर्ड्स M1। तो इसी के अकॉर्डिंग आपको फोर्स बनाना है। बात समझ में आई? यानी जिस पर फोर्स कैलकुलेट करना है वो फ्री टू मूव है और डायरेक्शन इसी फोर्स पर बननी चाहिए, इसी मास पर बननी चाहिए। बाकी रिमेनिंग जितने मासेज होंगे उन सबको हम क्या कंसीडर करेंगे? फिक्स कंसीडर करेंगे। फिक्स कंसीडर का मतलब वो अपने प्लेस से मूव नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ड्यू टू M1 ये जो मास है वो M1 की तरफ मूव करेगा, एंड ड्यू टू मास एट लोकेशन 2
जो मास है आपका वो मूव करेगा टूवर्ड्स m2। कितना कितना फोर्स रहेगा? सो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स वैल्यू रहेगा gm स्क्वायर बाई आर स्क्वायर एंड सेकेंड फोर्स का मैग्नीट्यूड अगर हम कैलकुलेट करें सो अगेन हमें वैल्यू कितना मिलेगा gm स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, बिकॉज दोनों का मास सेम है, m सेपरेशन है यार, फोर्स लगेगा gm स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। इधर देखो मास m सेपरेशन आर, फोर्स कितना लगेगा gm स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। अब बात करें कि दोनों के बीच में एंगल कितना आ रहा है, तो अगर आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया है, क्या दोनों का फोर्स सेम है? बिल्कुल सेम। तो क्या F1 और F2 को हम इक्वल टू F लिख सकते हैं? यानी सबका मोड क्या है? सेम, तो F लिखा जा सकता है। ध्यान से समझें। तो इधर फोर्स लग रहा है gm स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, एक फोर्स लग रहा है माइनस आई कैप में, इसका भी मैग्नीट्यूड कितना है? gm स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ये वो पार्टिकल है जिस पर हमें फोर्स कैलकुलेट करना है। ठीक, दोनों के बीच में एंगल कितना है? एंगल रहेगा 90 डिग्री। तो रिजल्टेंट कहाँ बनना चाहिए? दो इक्वल वैल्यू वेक्टर्स अगर राइट एंगल ट्रायंगल पर है तो रिजल्टेंट 45 डिग्री पे बनना चाहिए। या बिल्कुल इसको बेसिक कर दिया जाए तो बेसिक ये रहेगा कि टू इक्वल वैल्यू वेक्टर्स अगर थीटा एंगल पे लाई करते हैं तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड रहता है 2f cos थीटा बाई 2 एंड डायरेक्शन बनता है एट एंगल बाइसेक्टर। कहाँ डायरेक्शन बनता है? एट एंगल बाइसेक्टर। तो यहां पर आपको रिजल्टेंट फोर्स मिलेगा जो m मास पर अप्लाई हो रहा है, किसी भी एक वेक्टर से 45 डिग्री पर मिलेगा। दोनों इक्वल वैल्यू वेक्टर्स हैं तो रिजल्टेंट हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग 2f cos थीटा बाई 2, बेसिक फॉर्मूला। फोर्स के प्लेस पर क्या पुट किया जाए? फोर्स का वैल्यू बोलूं, क्या दोनों फोर्स का वैल्यू सेम है? ये gm स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, तो किसी भी एक फोर्स का वैल्यू आपने लिख दिया, बिकॉज हम तो फॉर्मेट से चल रहे हैं। तो 2f cos एंगल बिटवीन बोथ द वेक्टर्स 90 डिग्री, सो 90 बाई 2 cos 45 का वैल्यू 1 बाई रूट 2, सो 2 टाइम्स gm स्क्वायर बाई आर स्क्वायर 1 बाई रूट 2। फोर्स कैलकुलेट हुआ रूट 2 gm स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो फोर्स ऑन बॉक्स मास m कैलकुलेट हुआ रूट 2 gm स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। क्लियर? समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट देखें। हमें दिया गया एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, वी हैव एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड r एंड अगेन इस बॉक्स मास पर हमें फोर्स कैलकुलेट करना है। क्लियर? तो प्रोसेस सेम रहेगा, नंबरिंग कर दिया 1 हियर 2, सो फोर्स ऑन मास ड्यू टू m1 कितना लिखें? F1। सिमिलरली सेकेंड लोकेशन पे जो मास है उसके कारण लगने वाला फोर्स आपने लिखा F2। क्या दोनों का मोड अभी भी सेम रहेगा? m तो gm स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, m r तो gm स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। यानी अभी भी आप बोल सकते हैं कि मॉड ऑफ फोर्स 1 एंड मॉड ऑफ फोर्स 2 इज इक्वल टू gm स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, और आप इसको f से रिप्रेजेंट कर सकते हैं बिकॉज दोनों का मोड क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। क्लियर? अब अगर ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है, पता कैसे चल रहा है? बिकॉज तीनों का साइड क्या है? सेम। तो एंगल कितना रहेगा दोनों वेक्टर के बीच का? एंगल रहेगा 60 डिग्री। कितना रहेगा? 60 डिग्री। क्या ये पॉइंट समझ में आया? ठीक है, तो दो वेक्टर्स इक्वल वैल्यू वेक्टर्स अगर 60 डिग्री पर अलाइन है तो रिजल्टेंट कितने एंगल पे बनेगा? 30 डिग्री पे। फिक्स है? ठीक है, तो ये पॉइंट समझे कि दो फोर्सेस हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड f है एंड एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री, तो रिजल्टेंट वेक्टर बनना चाहिए एंगल बाइसेक्टर पर, जिसको आपने एफ एम या एफ आर से रिप्रेजेंट कर दिया। क्लियर? टोटल एंगल 60 डिग्री एंड इधर एंगल कितना बन रहा है? 30 डिग्री। यानी किसी भी एक वेक्टर से 30 डिग्री पर आपको वैल्यू मिल जाएगा। तो एफ एम बेसिक फॉर्मेट 2f cos थीटा बाई 2, वैल्यूज पुट करें। थीटा कितना है? एंगल बिटवीन द वेक्टर्स 60 डिग्री और मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स gm स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। मतलब हम यहाँ पर देखो फोर्स आपने कैलकुलेट कर लिया gm1 m2 बाई आर स्क्वायर, वो ठीक है।
केवल हमने इतना ही पार्ट समझाया, बाकी जो सारा पार्ट आप अभी परफॉर्म कर रहे हैं वो वेक्टर से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? वेक्टर से। तो वेक्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट हमने समझा है कि किस तरीके से हमें यूज करना है। तो वेक्टर एडिशन हमें करना आना चाहिए। मानो अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं पता 2f cos थीटा बाई 2, तो आप बेसिक फॉर्मेट भी यूज कर सकते हैं, f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 cos थीटा इन अंडर रूट। आंसर सेम ही मिलेगा, आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो fm कितना मिला? fm आपको मिल जाएगा 2gm स्क्वायर बाई आर स्क्वायर cos 60 बाई 2, और cos 60 बाई 2 cos 30 का वैल्यू रूट 3 बाई 2। सो 2 मल्टीप्लाई बाय gm स्क्वायर बाई आर स्क्वायर रूट 3 बाई 2, 2 और 2 कैंसिल आउट एंड नेट फोर्स रहा रूट 3 gm स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। बात समझ में आई? ठीक है। मानो अगर आप इसको चाहते हैं कि हमें f1 स्क्वायर f2 स्क्वायर 2f1 f2 cos थीटा सॉल्व करें, तो बेसिक फॉर्मेट के अकॉर्डिंग क्या लिखोगे कि रिजल्टेंट हमें मिलता है f स्क्वायर प्लस f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर cos थीटा से, यही मिलेगा। ठीक है, ये आपका रिजल्टेंट फोर्स आ गया। तो f स्क्वायर cos 60 का वैल्यू 1/2, तो यहाँ वैल्यू कितना रहा 3f स्क्वायर इन अंडर रूट, तो आंसर कितना बना रूट 3f, और f कितना है gm स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। क्या सिमिलर आंसर दिख रहा है? तो आप बेसिक पैटर्न यूज करो, अंडर रूट a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab cos थीटा, या स्पेसिफिक यूज करो कि दोनों इक्वल वैल्यू वेक्टर्स हैं, तो आंसर में मिलेगा 2f cos थीटा बाई 2 से। आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा, आंसर दोनों जगह पर हमें सेम ही दिख रहा है। ठीक, पॉइंट समझ में आया? एक और क्वेश्चन देखें। मानो अब आपको एक स्क्वायर दिया गया है और स्क्वायर साइड कितना है r, क्या दिया हमें स्क्वायर, और साइड कितना है r। क्या फाइंड करना है? वही एक मास आपको दिया है इन बॉक्स और इस मास पर फोर्स कैलकुलेट करना है। सबसे पहले क्या करें, नंबरिंग कर दें ताकि आपको फोर्स आइडेंटिफाई करने में इजी रहेगा। तो ड्यू टू फर्स्ट मास जो फोर्स लगेगा वो F1 अट्रैक्शन, ड्यू टू सेकेंड मास जो फोर्स लगेगा वो अलोंग दिस लाइन लगेगा F2, एंड ड्यू टू थर्ड मास जो फोर्स लगेगा वो अलोंग दिस लाइन, यानी टूवर्ड्स M3 लगना चाहिए। F1 F2 F3 का वैल्यू कितना है, क्योंकि पहले हम वैल्यू पे बात करें फिर हम रिजल्टेंट सॉल्व कर पाएंगे। तो मॉड ऑफ F1 हमें मिलेगा gm स्क्वायर और सेपरेशन बिटवीन फर्स्ट मास एंड m, साइड गिवन है r, सो r स्क्वायर। F2 कितना है F2, तो F2 के लिए मास तो सेम आ रहे हैं gm स्क्वायर, लेकिन सेपरेशन अब सेम नहीं है, बिकॉज अब ये जो gm, ये जो सेपरेशन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है डायगोनल, और स्क्वायर के लिए डायगोनल कितना बनता है, अगर ये साइड r ये साइड r तो ये कितना बनेगा रूट 2r। डायगोनल स्क्वायर के लिए रहता है रूट 2r, सो रूट 2r स्क्वायर। आंसर कितना मिला gm स्क्वायर बाय 2r स्क्वायर। सिमिलरली हम कैलकुलेट करें F3, मास कितना है m, सेपरेशन कितना है r, तो फोर्स कितना मिलेगा, क्या फोर्स हमें F1 के इक्वली मिलेगा, तो F3 और F1 को हम साथ में लिख सकते हैं, या आपने अलग से लिख लिया अभी कि वैल्यू ऑफ F3 इज इक्वल टू gm स्क्वायर बाय r स्क्वायर। तो ये तीन वेक्टर्स हमारे पास हैं और इन तीनों वेक्टर का क्या सॉल्व करना है, रिजल्टेंट। ध्यान से समझना, ये फर्स्ट वेक्टर F1, ये सेकंड वेक्टर F3, और यहां पर ये थर्ड वेक्टर है जिसका वैल्यू है F2। ठीक, इन तीनों का एडिशन आपको चाहिए। कौन सा एडिशन? वेक्टर एडिशन। कौन सा एडिशन चाहिए? वेक्टर एडिशन। अब वेक्टर एडिशन करने का बिल्कुल सिंपल तरीका क्या है कि अगर आपको दो से ज्यादा वेक्टर्स दिए गए हैं, इफ यू हैव मोर देन 2 vectors, so start solving the question by using vectors of equal magnitude। यानी हमें उस फोर्सेस को यूज करना चाहिए जिनका मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम हो। तो क्या हमें कोई दो फोर्स दिख रहे हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, F1 F3, तो इन दोनों को हम सबसे पहले कैलकुलेट करें। सो F1 और F3 के बीच में एंगल कितना बन रहा है, F1 और F3 के बीच में एंगल बन रहा है 90 डिग्री। कितना बन रहा है? 90 डिग्री। ये बात पक्की है?
ठीक है, तो इन दोनों के बीच का एंगल है 90 डिग्री। ये पॉइंट हमें समझ में आया। क्या F1 और F3 का मैग्नीट्यूड सेम है? बिल्कुल। तो रिजल्टेंट कहाँ बनेगा? रिजल्टेंट बनेगा बाइसेक्टर पे। तो अगर मैं F1 और F3 का रिजल्टेंट कैलकुलेट करूं तो F1 और F3 का रिजल्टेंट, जिसको मैंने F13 से रिप्रेजेंट किया, वो इन दोनों के एंगल बाइसेक्टर पर ही बनना चाहिए। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? क्योंकि दो इक्वल वैल्यू वेक्टर्स, एंगल बाइसेक्टर पे रिजल्टेंट कितने एंगल पे बनेगा? 45 डिग्री पे बनेगा। कितना वैल्यू का रहेगा? तो क्या F13 सॉल्व किया जा सकता है? F13 इज इक्वल टू 1 और 3 का कॉम्बिनेशन हम देख रहे हैं, ध्यान से समझना। F13 फोर्स बोलो कितना? gm स्क्वायर बाय r स्क्वायर एंड एंगल 90, so 90/2 cos 45 1 by root 2। सो F13 का मैग्नीट्यूड हमें मिल गया √2 gm स्क्वायर बाई r स्क्वायर। पहला पॉइंट। तो तीनों वेक्टर का आपको वेक्टर एडिशन करना था 1 2 3 का, जिसमें से हम 1 और 3 का परफॉर्म कर चुके हैं। 1 और 3 को परफॉर्म करने पर आपको आंसर मिला है 1 3। ठीक, वेक्टर एडिशन में हम थोड़ा सा बाउंड है। वेक्टर एडिशन का जो इक्वेशन है √a² + b² 2ab cos थीटा, वो दो वेक्टर्स के लिए एप्लीकेबल है। किसके लिए एप्लीकेबल है? दो वेक्टर्स के लिए। तो हमें 8 10 दो वेक्टर्स को चूज करना होता है। तो अगर आपको कोई एक ऐसा वेक्टर दिखते हैं, दो वेक्टर ऐसे दिख रहे हैं जिनका मैग्नीट्यूड क्या हो सेम, तो सबसे पहले आप उन्हीं को सॉल्व कर लें। अब जो ये रिजल्टेंट बना है, इसको आप किसके साथ सॉल्व कर लें? F2 के साथ। और F2 के साथ सॉल्व करने के बाद अब आपको एक रिजल्टेंट फोर्स मिल जाएगा, जिसको आपने रिप्रेजेंट कर दिया Fm से। अब मुझे बात बताएं, क्या F2 और F13 सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं? तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? 0 डिग्री। क्या लिखें? एंगल बिटवीन, लिखें एंगल बिटवीन F2 वेक्टर एंड F13 वेक्टर कितना? 0 डिग्री। तो रिजल्टेंट फोर्स अगर मुझे कैलकुलेट करना है Fm, तो वो इन दोनों का डायरेक्ट सम हो जाना चाहिए, क्योंकि दोनों सेम ही डायरेक्शन में। तो F2 का वैल्यू कितना है? gm स्क्वायर बाय 2r स्क्वायर एंड F13 कितना है? √2 gm स्क्वायर। तो कॉमन आ गया gm स्क्वायर बाय r स्क्वायर 1/2 प्लस √2। ये नेट फोर्स हमें मिल गया स्मॉल m मास पर। तो अगर दो से ज्यादा वेक्टर्स आते हैं तो एक बार में हम दो वेक्टर्स को ही सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले आपने F1 और F3 को सॉल्व किया, जिनका रिजल्टेंट मिला F13, फिर F2 और F13 दोनों सेम डायरेक्शन में डायरेक्टली ऐड कर दिया। तो ये बात हुई किसकी? मैग्नीट्यूड की। किसकी बात हुई? मैग्नीट्यूड की। समझ में आया पॉइंट? ठीक है। मान लो ये जो क्वेश्चन आपको दिया है, इस क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा गया कि Fm वेक्टर बताओ, क्या बताएं? Fm वेक्टर। तो Fm वेक्टर आप कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत सिंपल सा पॉइंट है। Fm तो आपने सॉल्व कर लिया, √2 gm स्क्वायर बाय r स्क्वायर, फर्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन आपने सॉल्व किया है। अब Fm वेक्टर कैलकुलेट करना है। वेक्टर में क्या आना चाहिए? वेक्टर में डायरेक्शंस आनी चाहिए, i कैप, j कैप, k कैप की फॉर्म में। प्लस में भी आ सकती है, माइनस में भी आ सकती है, कोई डाउट इसमें नहीं। ठीक है। ये जो फोर्स है Fm फोर्स, ये किन दो का रिजल्टेंट है? ये इन दोनों का रिजल्टेंट है। ये फोर्स कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है? प्लस j कैप में। कौन सी डायरेक्शन में है? प्लस j कैप में। ये किधर है? माइनस i कैप में। क्या लिखा जा सकता है? देखो ध्यान से, वेक्टर फॉर्म में अगर पूछा गया तो आंसर क्या जाएगा? gm स्क्वायर बाय r स्क्वायर माइनस i कैप प्लस j कैप। और मैग्नीट्यूड अगर पूछा गया तो कांस्टेंट टर्म सेम आ रहा है, और i कैप और j कैप का मॉड 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इन रूट, यानी √2। वही आंसर आपको मिल रहा है। ये रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड, और यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है वेक्टर फॉर्म में। तो पहले हमने समझा कि मैग्नीट्यूड हम किस तरीके से कैलकुलेट करें, फिर उसके बाद आप वेक्टर फॉर्म में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो ये दो वेक्टर हैं, तो ये i कैप j कैप में आपको डायरेक्ट दिख रहे हैं, आपने यूज कर लिया। ऐसा भी किया जा सकता है कि किसी भी एक वेक्टर से कितना एंगल बन रहा है? 45 डिग्री। तो इस Fm के दो कंपोनेंट कर दो, Fm cos 45 j कैप और Fm sin 45 माइनस i कैप। आंसर सेम ही मिलेगा। ये जो प्रोसेस आपने समझा है वो हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आंसर आ गया था आपका √3। अब देखें ध्यान से, मानो इस क्वेश्चन में भी आपसे बोला गया कि वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करें। किस में कन्वर्ट करें? वेक्टर फॉर्म में। ध्यान से समझना, यहाँ जो ये वेक्टर बन रहा है ये कौन सी डायरेक्शन में है?
माइनस आई कैप मतलब माइनस एक्स एक्सिस। तो जो रिजल्टेंट है उसका एंगल क्या बना 30। तो इस रिजल्टेंट के कंपोनेंट क्या आ सकते हैं एफ एम वैक्टर। तो इस एफ एम का एक कंपोनेंट आपको मिलेगा जो cos 30 की डायरेक्शन में होगा। बात आप समझ पा रहे हैं? देख रहे हैं आंसर एक बार। ये वेक्टर आपको मिला है, ये आपका रिजल्टेंट है और ये है आपकी नेगेटिव एक्स एक्सिस, इधर है पॉजिटिव वाई एक्सिस, इसमें कोई डाउट? और ये मिला है हमें रिजल्टेंट। एंगल कितना बन रहा है 30 डिग्री। तो 30 डिग्री अगर बन रहा है तो इधर एक कंपोनेंट मिलेगा जिसको क्या लिखा जा सकता है एफ आर कॉस 30 और सेकेंड कंपोनेंट आपको इस डायरेक्शन में मिलेगा जिसको आप लिख सकते हैं एफ आर साइन 30। क्या ये बात समझ में आई? तो साइन 30 कंपोनेंट कौन सी डायरेक्शन में प्लस जे में और ये एफ आर कॉस 30 कौन सी डायरेक्शन में माइनस आई कैप में। तो मुझे अगर बोला गया कि रिजल्टेंट कैलकुलेट करके बताएं तो रिजल्टेंट कैलकुलेट करने में मैंने एफ आर तो ले लिया कॉमन दोनों का, ठीक। एक्स डायरेक्शन में कौन है कॉस 30, कौन सी में माइनस आई में। क्या लिखें कॉस 30 माइनस आई कैप प्लस साइन 30 डायरेक्शन जे कैप। एफ आर का वैल्यू ऑफ एफ आर इज जी एम स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। कॉस 30 बोलो कितना है cos 30 रूट 3/2। तो रूट 3/2 माइनस आई कैप और साइन 30 1/2 तो j/2। ये आंसर आ गया कौन सी फॉर्म में वेक्टर फॉर्म में। यानी हम मैग्नीट्यूड को वेक्टर में इजीली सॉल्व कर सकते हैं, आंसर बन जाएगा। क्या ये भी सॉल्व हो जाएगा? देखो रिजल्टेंट मिला एफ एम कितना आया, ये वैल्यू है। अब इसके दो कंपोनेंट cos 45 j कैप sin 45 माइनस आई कैप पुट कर दो, आंसर किस में आ जाएगा वेक्टर फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया कि टू आइडेंटिकल स्फीयर्स आर प्लेस्ड एज शोन इन द फिगर, फाइंड फोर्स बिटवीन देम। Rho is the density of the sphere and r is the radius of the sphere। तो फोर्स कैलकुलेट करने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है? फोर्स कैलकुलेट करने के लिए हमें रिक्वायरमेंट होती है मास की। अगर दोनों आपको आइडेंटिकल दिए गए हैं तो क्या दोनों का मास सेम मान सकते हैं? पहली बात ये बताएं, ठीक है। और जो r रहेगा वो सेपरेशन बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द स्फीयर। तो स्मॉल r का वैल्यू हम लिख सकते हैं 2r। अब बात करते हैं पहली बात मास की कि मास हम कैसे कैलकुलेट करें, बिकॉज आपको रिक्वायर्ड होगा कि स्मॉल एम हम सॉल्व करें, तभी तो आप gm1 m2 by r स्क्वायर में मास को पुट कर पाएंगे। क्लियर? अब मास कैसे सॉल्व करें? सो मास हम कैलकुलेट करते हैं वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी से। किससे सॉल्व करते हैं? वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी। वॉल्यूम कितना? स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई, रेडियस कितना दिया है r और डेंसिटी का वैल्यू रो। तो क्या हमें स्मॉल m का वैल्यू मिल गया? ठीक है, पुट कर दो वैल्यू। सो फोर्स बिटवीन टू आइडेंटिकल स्फीयर्स हैविंग डेंसिटी रो एंड रेडियस r, फोर्स तो g। क्या m स्क्वायर लिखा जा सकता है? बिकॉज दोनों मास सेम है और m का वैल्यू है कितना 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब रो स्क्वायर डिवाइड बाय सेपरेशन बिटवीन देम 2r, सो 2r स्क्वायर। क्लियर? सॉल्व किया, फोर्स इज इक्वल टू g कॉमन 16/9। पहले हम न्यूमरेटर सॉल्व कर रहे हैं, 16/9 पाई स्क्वायर r पावर 6 रो स्क्वायर। अब डिनोमिनेटर में बात कर रहे हैं मल्टीप्लाई बाय 4r स्क्वायर। सॉल्व किया, सॉल्व करने पर आंसर 16/4 4, तो 4/9 g पाई स्क्वायर रो स्क्वायर r पावर 6 डिवाइड बाय r स्क्वायर, r पावर 4 आंसर। तो बेसिक समझें, डेंसिटी अगर गिवन है तो मास सॉल्व करें, बिकॉज हमें रिक्वायरमेंट है मास की। फॉर्मूला तो मास की टर्म है gm1 m2 by r स्क्वायर। तो मास हम कैलकुलेट कर सकते हैं वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी से। स्फीयर्स आपको दिए गए तो स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब, डेंसिटी गिवन रो, पुट कर दिया वैल्यू, सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट। इन द गिवन सिस्टम, ये जो सिस्टम आपको गिवन है जिसमें दो मास पार्टिकल रखे हैं mm, सेपरेशन कितना है r, इफ बोथ द मासेस आर इंक्रीज्ड बाय 2%
and distance is decreased by 2%, then find percentage change in force. Find percentage change in force. तो फोर्स का रिलेशन क्या है? फोर्स हमें मिलेगा gm स्क्वायर बाई r स्क्वायर से, इसमें कोई डाउट? कैलकुलेट करना है परसेंटेज चेंज इन फोर्स, और चेंज हमें कितना दिया है? चेंज आपको दिया है 2% एंड 2%, 2% इंक्रीज एंड 2% डिक्रीज, ये हमें चेंज दिया है। ठीक है, हमें एक दो पॉइंट पता है कि अगर चेंजेस आपका ग्रेटर देन 5% होता है, चेंजेस कितने होता है? ग्रेटर देन 5%, तो आप पहले वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पुट करेंगे, फोर्स में चेंज कैलकुलेट कर लेंगे। परसेंटेज चेंज हम कैलकुलेट करते हैं, कौन सी वैल्यू? फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय डिवाइड बाय इनिशियल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100%। ये परसेंटेज चेंज करने का बेसिक फॉर्मेट है, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइड बाय इनिशियल वैल्यू इनटू 100%। लेकिन जो चेंज आपको दिया गया है वो लेस देन 5% है, और लेस देन 5% चेंजेस के लिए हमें यूज करना होता है एरर मेथड। कौन सा मेथड? एरर मेथड। वैसे आपको याद होगा, आपने एरर में पढ़ा है, फिर भी यहाँ पे मेंशन करें, फॉर लेस देन 5% चेंजेस, for less than 5% changes use error method। ठीक है, अब एरर मेथड क्या है? जैसे अगर क्वांटिटी y हम कंसीडर करें कि y is proportional to x power n, so del y by y is equal to n times of del x by x, यानी जो पावर होता है मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है। डेल एक्स बाई एक्स परसेंटेज चेंज इन एक्स, डेल वाई बाई वाई परसेंटेज चेंज इन वाई, दोनों को सॉल्व कर सकते हैं। सेम रिलेशन यहाँ पर है। वेरिएबल कौन है? वेरिएबल है मास और सेपरेशन, जी तो कांस्टेंट है, तो सबसे पहले हमने इसको प्रोपोर्शनलिटी में कन्वर्ट किया। एफ इज प्रोपोर्शनल टू एम स्क्वायर आर पावर -2। क्लियर? अ परसेंटेज चेंज इन फोर्स इज इक्वल टू 2 times percentage change in mass minus 2 times percentage change in radius। अब अगर इंक्रीमेंट है तो प्लस के साथ आना चाहिए, डिक्रीमेंट है तो माइनस के साथ आना चाहिए, तो वैल्यूज पुट कर दें। सो परसेंटेज चेंज इन फोर्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स मास में कितना चेंज? 2% इंक्रीमेंट, तो 2%। रेडियस में कितना चेंज? 2% डिक्रीमेंट, तो माइनस के साथ -2%, तो वैल्यू 4% एंड 4% कितना रहा? 8%। आंसर 8%। तो इस बात का पूरा ध्यान रखा जाए कि अगर चेंजेस आपके लेस देन 5% हो तो एरर मेथड हम यूज करेंगे, और एरर मेथड यानी जो भी y फंक्शन आपको गिवन है पावर की फॉर्म में होगा, पावर आगे आ जाएगा, परसेंटेज चेंज को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो परसेंटेज चेंज इन फोर्स हमें मिला 8%। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द गिवन सिस्टम, वापिस आपको दिए गए 2 पॉइंट मास से, सेपरेशन है r, फोर्स यहां पर अप्लाई हो रहा है gm स्क्वायर बाय r स्क्वायर। क्वेश्चन समझे? इफ बोथ द मासेस आर इंक्रीज्ड बाय 20%, masses are increased by 20% and separation is decreased by 25%, और सेपरेशन जो दोनों के बीच का 25% डिक्रीज कर दिया, देन फाइंड न्यू फोर्स बिटवीन द मासेस। क्या करना है? ये जो आपको इनिशियल कंडीशन दी है, यहाँ पे इनिशियल मास दिए गए, बोथ मास आर इंक्रीज बाय 20%, यानी जो न्यू मास हमें मिलेगा वो कितना मिलेगा? न्यू मास का वैल्यू रहेगा प्रीवियस मास में 20% इंक्रीज कर दिया। क्या ये वैल्यू समझ में आया? तो आप इसको लिख सकते हैं 1.2 m, और फ्रैक्शन में अगर लिखना है तो 6/5 m। तो न्यू मास कितना मिला? 20% इंक्रीज, यानी पहले जितना था उसमें 20% और जुड़ गया, तो हर मास का वैल्यू 6/5 है। और सेपरेशन के बारे में क्या बोला गया? सेपरेशन इज डिक्रीज बाय 25%, यानी इनिशियल सेपरेशन में से 25% माइनस कर दो। ठीक, क्या रहा वैल्यू? 3r/4। वापिस क्या किया? दोनों को पुट कर दिया, इधर भी मास m1 सेपरेशन r1, तो न्यू फोर्स कितना लगेगा? g m1 का वैल्यू 6/5 m, m2 का वैल्यू 6/5 m, बिकॉज दोनों आइडेंटिकल हैं और दोनों को आपने 20% इंक्रीज कर दिया, बोथ द मासेस। क्लियर? सेपरेशन कितना? सेपरेशन 3r/4 स्क्वायर। सॉल्व करें।
तो 36 बाई 25 न्यूमरेटर में, GM स्क्वायर बाय, यहां वैल्यू कितना मिलेगा 3 स्क्वायर बाई 4 स्क्वायर, तो 9 बाई 16, सो 9 बाई 16 आर स्क्वायर, ये वैल्यू है। चेक 16 किधर जाएगा, अपवर्ड चल जाएगा। सो एफ डैश विल बी 36 इंटू 16 डिवाइड बाय 25 इंटू 9 GM स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ये वैल्यू रहा। इनिशियल फोर्स कितना गिवन है, GM स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, तो ये तो रिप्रेजेंट होगा F से, और 36 बाई 9 किसको रिप्रेजेंट करता है, 4 को रिप्रेजेंट करता है। देन फाइनल आंसर इज 64 बाई 25 F। तो क्या हमें दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस समझ में आया? ग्रेटर देन 5%, ग्रेटर देन 5%, तो आपको उनका इंडिविजुअल वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा। वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद वापस सिस्टम में पुट करें, सॉल्व करें, आंसर मिलेगा। लेकिन अगर लेस देन 5% गिवन है तो फिर एरर मेथड का हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ मास m इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, 2 इक्वल पार्ट्स नहीं बोला है, 2 पार्ट्स, कितना भी वैल्यू हो सकता है, एंड प्लेस्ड एट फिक्स्ड डिस्टेंस r, find the value of masses so that gravitational force between them becomes maximum। सबसे पहले हमें मास कितना दिया गया, m दिया गया, तो आपने कैपिटल M मास लिया। अब इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट हमने कंसीडर किया x और सेकेंड फ्रैक्शन हमने मान लिया m माइनस x। इसमें कोई डाउट? ठीक। इन दोनों के बीच में सेपरेशन कितना, दोनों के बीच में सेपरेशन रखा गया है r, जो कांस्टेंट है। आपसे बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ द मासेस सो दैट द फोर्स बिटवीन देम बिकम्स मैक्सिमम। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट किसका आना चाहिए, मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट आना चाहिए, क्योंकि किसी भी क्वांटिटी की हमें अगर मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो कॉन्सेप्ट चलता है मैक्सिमा मिनिमा का। सबसे पहले ये बताएं कि किसका मैक्सिमम चाहिए, फोर्स का। तो पहले में क्या फाइंड करना होगा, फोर्स। फोर्स कैसे लिख सकते हैं, G m1 m2 बाय r स्क्वायर। क्या ये फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है? अब मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट क्या है कि जिस क्वांटिटी का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, जिस क्वांटिटी का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए उसको डिफरेंशिएट करो किसकी टर्म में, वेरिएबल के टर्म में। यानी मैक्सिमम वैल्यू के लिए फॉर फोर्स टू बी मैक्सिमम, फॉर फोर्स टू बी मैक्सिमम हमें क्या परफॉर्म करना है, dF by dx, dF by dx, और ये किसके इक्वल आना चाहिए, 0 के। यानी ये जो एक्सप्रेशन है इसको क्या कर दिया जाए, डिफरेंशिएट कर दिया जाए। अब ये g बाई आर स्क्वायर तो क्या टर्म है, कांस्टेंट टर्म है, तो g बाई आर स्क्वायर को हमने क्या कर दिया, ब्रैकेट से बाहर निकाल दिया, और d बाई dx, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो वैल्यू मिलेगा mx माइनस एक्स स्क्वायर, और टर्म क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ये बात समझ में आई? तो g बाई आर स्क्वायर डायरेक्टली 0, यानी हमें इसको डिफरेंशिएट करना है mx माइनस एक्स स्क्वायर को। सो d बाई dx mx माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, बेसिक टर्म d बाई dx ऑफ x पावर n, क्या डिफरेंशिएशन, n x n माइनस 1, बस यही फॉर्मेट हमें यूज करना है। यहाँ पे दिया है mx, तो m तो कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन तो dx बाई dx माइनस d बाई dx ऑफ x स्क्वायर, किसके इक्वल आना चाहिए, 0 के इक्वल आना चाहिए। तो dx बाई dx कैंसिल आउट, वैल्यू रहा m, और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हमें मिलेगा 2x इज इक्वल टू 0। सो वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू m बाई 2। कितना वैल्यू मिला, m बाई 2। क्या हमने फ्रैक्शन कैलकुलेट कर लिया? ठीक है। अब क्या इस m मास के पार्टिकल को आपने 2 पार्ट में डिवाइड किया था? तो m मास का पार्टिकल आपने 2 पार्ट में डिवाइड किया था। फर्स्ट आपने कंसीडर किया था x और सेकंड कंसीडर किया था m माइनस एक्स। तो x का वैल्यू कितना, m बाई 2, और m माइनस एक्स का वैल्यू कितना, m बाई 2। तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर दोनों मास पार्टिकल सेम वैल्यू के हैं,
आपको कोई एक सिंगल मास दिया गया, उसको आपने दो पार्ट में ब्रेक कर दिया और दोनों मास पार्टिकल बिल्कुल अगर आइडेंटिकल हैं यानी सेम वैल्यू के हैं तो फोर्स बिटवीन देम विल बी मैक्सिमम। फोर्स कैसा लगेगा? मैक्सिमम लगेगा। तो दोनों फ्रैक्शन का वैल्यू, x का वैल्यू m/2 और m माइनस x का वैल्यू भी आपको क्या मिल गया? m/2, यानी दोनों फ्रैक्शंस आ गए m/2 वैल्यू के। ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट का यूज कैसे करें, इस पॉइंट को समझें। हमें इस तरीके से क्वेश्चन मिलता है कि मान लीजिए आपको दिया गया फॉर एग्जांपल कि 10 किलोग्राम का एक ब्लॉक है। कितने का ब्लॉक है? 10 किलोग्राम का। समझ रहे हैं कि आप इसका यूज कैसे करेंगे कि 10 किलोग्राम का एक ब्लॉक है जो दो पार्ट में डिवाइड किया गया। कितने पार्ट कितनी वैल्यू का हो सकता है? ठीक है, कितने सेपरेशन पे रखा गया? R सेपरेशन पे रखा गया। M1 M2 दो पार्ट में डिवाइड करके R सेपरेशन पे रख दिया। फोर्स के मैक्सिमम होने के लिए M1 और M2 का वैल्यू क्या होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो सीधे आप क्या बोलेंगे कि वैल्यू 5 किलोग्राम रख दो, फोर्स कितना लगेगा? मैक्सिमम। अब इस पॉइंट को आप समझो भी सही। मानो हमने जो फैक्टर्स करे हैं M1 और M2 के, वो कुछ फैक्टर्स किए जा सकते हैं, जैसे 1 और 9 का कॉम्बिनेशन बना दो, 2 और 8 का कॉम्बिनेशन बना दिया, 3 7 4 6 5 5। क्या यही पार्टीशन हो सकता है? 10 किलोग्राम को आप 1 और 9 में डिवाइड कर सकते हैं, 2 8 में डिवाइड कर सकते हैं, 3 7 4 6 5 5। बिल्कुल। कितने सेपरेशन पे रखा? R पर। फोर्स कितना मिलेगा? फोर्स का वैल्यू क्या है? Gm1 M2 बाई R स्क्वायर। तो यहां पर अगर दोनों का वैल्यूज आपको 1 और 9 गिवन है तो फोर्स कितना लगेगा? 9G बाई R स्क्वायर। सेकेंड केस में कितना लगेगा? 8 इंटू 2 16G बाय R स्क्वायर। थर्ड केस में कितना लगेगा? 7 इंटू 3 21G बाय R स्क्वायर। फोर्थ केस में कितना लगा? 6 इंटू 4 24G बाई R स्क्वायर। फिफ्थ केस में कितना लगा? 5 इंटू 5 25G बाई R स्क्वायर। अब आप खुद बता सकते हो कि मैक्सिमम फोर्स हमें किस केस के लिए मिला है? मैक्सिमम फोर्स हमें मिला है 25G बाई R स्क्वायर। और वो किस केस के लिए मिला है? जब दोनों पार्टीशन, दोनों फ्रैक्शन आपने बिल्कुल आइडेंटिकल करें, इक्वल वैल्यू के। तो इस कॉन्सेप्ट का यूज न्यूमेरिकल सॉल्व करने में करो। कितना भी पार्टिकल दिया, आपको बोला गया कि 1000 किलो का एक पार्टिकल रखा हुआ है, कितनी, इसको हमें दो फ्रैक्शन में डिवाइड करना है कि कितनी डिस्टेंस पे, किसी भी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रख दिया गया, तो उन दोनों फ्रैक्शन का वैल्यू क्या होना चाहिए। तो सीधे आप आंसर बोल सकते हैं कि 500 किलोग्राम 500 किलोग्राम। यानी अगर आप आइडेंटिकली डिवाइड करते हैं, इक्वली डिवाइड करते हैं, तो फोर्स क्या रहेगा? मैक्सिमम रहेगा। कॉन्सेप्ट का यूज करना सीखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया कि एक यूनिफॉर्म रॉड है। क्या है? एक यूनिफॉर्म रॉड है जिसका मास कितना है? कैपिटल M। लेंथ कितना है? कैपिटल L। इसके एक एंड से R डिस्टेंस पर एक पॉइंट मास रखा है m0। ठीक है, पॉइंट मास रखा है m0। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स ऑन m0। यानी इन दोनों के बीच में लगने वाला ग्रेविटेशन फोर्स हमें कैलकुलेट करना है। अब पहला पॉइंट तो मुझे समझ में आता है कि सीधे सीधे मैं क्या अप्लाई कर दूं? Gm1 M2 बाई R स्क्वायर। लेकिन Gm1 M2 बाई R स्क्वायर एप्लीकेबल किसके लिए है? पॉइंट मासेस के लिए। मतलब इस पर्टिकुलर केस में हम Gm1 M2 बाई R स्क्वायर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। कब अप्लाई कर पाते? जब साथ में लिखा होता कि स्मॉल r का वैल्यू L के रेस्पेक्ट में बहुत ज्यादा है, तो आप अप्लाई कर पाते क्योंकि वो भी पॉइंट मास होता। तो आप सीधे बोलते कि Gm M0 बाई R स्क्वायर आंसर है। लेकिन अभी तो नहीं है। क्यों नहीं है अभी? क्योंकि ये रॉड दिया गया है और यहाँ पे मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो फिर सॉल्व कैसे करें? सॉल्व करने का फिर एक सिंपल सा प्रोसेस जो आपने पहले भी अप्लाई किया है। सबसे पहले क्या करें? एलिमेंट माने। क्या माने? एक एलिमेंट। सो फर्स्ट वी हैव टू कंसीडर एन एलिमेंट विद लेंथ dx। क्या कंसीडर किया? एलिमेंट कंसीडर किया। कितनी लेंथ का? dx। कंसीडर एन एलिमेंट विथ लेंथ dx। क्या इसमें कोई डाउट? नहीं। नेक्स्ट, फिर हमें कैलकुलेट करना है एलिमेंटल मास यानी dm। तो एलिमेंटल मास कितना मिलेगा? तो एलिमेंटल मास कैलकुलेट होता है यूनिटरी मेथड से। किससे सॉल्व होता है? यूनिटरी मेथड से। यूनिटरी मेथड क्या है कि अगर L लेंथ पर
m मास है तो यूनिट लेंथ पे कितना मास होगा, m बाई एल। बात समझे नहीं समझे? l लेंथ पर मास कितना है, m, तो यूनिट लेंथ पर मास कितना होगा, m बाई एल। तो dx लेंथ पर मास कितना होगा, m बाई एल इंटू dx। और ये m बाई एल क्या होगा, मास पर यूनिट लेंथ। क्या होगा, मास पर यूनिट लेंथ। ध्यान दें, आपको एक रॉड दिया गया है जिसका मास m है, लेंथ l है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो क्या एलिमेंटल मास कैलकुलेट किया जा सकता है? ध्यान दें, सॉल्व होता है यूनिटरी मेथड से। कितना रहेगा, m बाई एल इंटू dx, ये रहेगा इसका एलिमेंटल मास। ये होता है सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, इस बात पे ध्यान दें कि जो भी हम एलिमेंट कंसीडर करते हैं, कंसीडर्ड एलिमेंट इज ऑल्सो अ पॉइंट मास। यानी जो भी एलिमेंट कंसीडर किया जाता है वो पॉइंट मास की तरह ही ट्रीट होता है। क्लियर पॉइंट? इसका मतलब ये जो dm है ये एक पॉइंट मास है, और ये भी पॉइंट मास, इधर भी पॉइंट मास, और दोनों के बीच का सेपरेशन मैंने मान लिया कि दोनों के बीच का सेपरेशन है x। तो क्या एलिमेंटल फोर्स कैलकुलेट किया जा सकता है? तो हम समझना, पहले क्या माना, एलिमेंट, फिर उसका मास, अब एलिमेंटल फोर्स। तो एलिमेंटल फोर्स का वैल्यू क्या है, g dm m नॉट बाय डिस्टेंस कितना, x स्क्वायर। एलिमेंट और पॉइंट मास के बीच में डिस्टेंस कितना, x स्क्वायर। क्या ये पॉइंट हमें समझ में आया? ठीक है। अब क्या हम बात कर सकते हैं कि यहाँ पे लिमिट कितना लें? लिमिट क्या लें? देखो, पहला एलिमेंट कब मिलेगा, जब यहां पर हम होंगे। आखिरी एलिमेंट कब मिलेगा, जब हम यहां तक आ जाएंगे। सबसे पहले आपने माना कि यहां पर एक छोटा सा एलिमेंट, ये एक छोटा सा एलिमेंट dm, इस dm का डिस्टेंस r, फिर ये dm, फिर ये dm, 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 ऐसे करते करते हमारे पास बहुत सारे dm है, उनमें से कोई एक आपने चूज किया हुआ है। और इस dm का इस m नॉट पे इफेक्ट कितना आ रहा है, g dm m नॉट बाई एक्स स्क्वायर। क्या करना है, कंप्लीट फोर्स कैलकुलेट करना है। कंप्लीट फोर्स अगर कैलकुलेट करना है तो पूरी रोड के लिए इसको इंटीग्रेट करना होगा। अब पूरी रोड के लिए इंटीग्रेट करना है तो फर्स्ट एलिमेंट कब मिलेगा, जब मैं कितना डिस्टेंस पर होऊंगा, r पर। लास्ट एलिमेंट कब मिलेगा, जब डिस्टेंस कितनी बन जाएगी, यहां से यहां तक का डिस्टेंस बोलो कितना रहा, r प्लस एल। तो क्या इंटीग्रेशन लिमिट मिला, r टू r प्लस एल, तो फोर्स कैलकुलेट हो जाएगा। तो नेट फोर्स कितना, सो नेट फोर्स कैलकुलेट हमें करना है, तो नेट फोर्स कैलकुलेट होगा इंटीग्रेशन से। सो इधर इक्वेशन है dF इज इक्वल टू g m नॉट dm बाई एक्स स्क्वायर। इसमें कोई डाउट, लिमिट्स क्या रखनी है उस पर ध्यान दो। देखो, फर्स्ट एलिमेंट कब मिल रहा है, जब सेपरेशन r, तो सेपरेशन r तो 4 0 स्टार्ट हुआ है, और r प्लस एल आते आते नेट फोर्स आ गया f। क्या f सॉल्व किया जा सकता है, f ये मिलेगा df का इंटीग्रेशन f। सो f माइनस 0, f इज इक्वल टू g कांस्टेंट, m नॉट कांस्टेंट, dm क्या पुट करें, dm हम पुट करेंगे m बाई एल इंटू dx डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। लिमिट्स r टू r प्लस एल। क्या बात समझ में आई? कांस्टेंट क्या है, g m नॉट बाई एल, ये कांस्टेंट बचेगा यहाँ पर 1 बाई एक्स स्क्वायर। सो फोर्स इज इक्वल टू g m नॉट बाई एल एंड इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई एक्स स्क्वायर विद लिमिट्स r प्लस एल अपर लिमिट एंड स्मॉल r लोअर लिमिट। इंटीग्रेशन सॉल्व कैसे करते हैं? इंटीग्रेशन का बेसिक पैटर्न x पावर n dx। सॉल्व करने के लिए x n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो आपको यहाँ पे क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर में, यानी x माइनस 2 का इंटीग्रेशन आपको चाहिए। सो x माइनस 2 का इंटीग्रेशन, सो x माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 क्या बनेगा, माइनस 1 बाई एक्स। तो इंटीग्रेशन यहाँ पे समझ में आया। सो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1 बाई एक्स। फोर्स कैलकुलेट हुआ g m नॉट बाई एल एंड इंटीग्रेशन माइनस 1 बाई एक्स। लिमिट्स r प्लस एल एंड r पुट कर दें। माइनस में एक बार कॉमन ले रहा हूं बाहर, सो माइनस जी एम एम नॉट बाई एल। पहले अपर लिमिट पुट करोगे
1 अपॉन आर प्लस एल, लोअर लिमिट पुट होगा 1 अपॉन आर, अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, और एलसीएम ले लें। एलसीएम कितना रहेगा, जी एम एम नॉट बाई एल, चलो माइनस ही बाहर रखें, एलसीएम लें, आर प्लस एल, वैल्यू इधर आर प्लस एल, आर से डिवाइड होगा, आर प्लस एल ऊपर जाना चाहिए, सो माइनस आर प्लस एल, ठीक है, आर कैंसिल आउट, माइनस एल बचेगा, माइनस एल इधर एल, तो फोर्स मिल गया जी एम एम नॉट आर माइनस एल, माइनस माइनस प्लस एल अपॉन एल आर एल प्लस आर। क्या ये एल और ये एल भी कैंसिल आउट हो जाएगा? इन फाइनल रिजल्ट जी एम एम नॉट आर एल प्लस आर। तो इस बात पे हमें ध्यान देना है कि जो अगर आपको पॉइंट मासेस ही गिवन है तो आप यूज करो जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर, लेकिन अगर आपको ऑब्जेक्ट गिवन है तो फिर सबसे पहले हमें क्या मानना पड़ेगा, एक एलिमेंट के बाद उसका एलिमेंटल मास कैलकुलेट करें, फिर एलिमेंटल फोर्स कैलकुलेट करें, लिमिट्स देखें कि लिमिट्स हमें कहां से कहां तक रखना है, तो फर्स्ट एलिमेंट टू लास्ट एलिमेंट लिमिट जाएगा, इंटीग्रेशन सॉल्व कर दें, सॉल्व करने के बाद आंसर, दिस इज योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 point masses are moving on a circular path of radius capital R maintaining equal separation। ध्यान दें कि सबसे पहले में क्या दिया गया कि एक 2 point masses है, सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहे हैं और सर्कुलर पाथ का रेडियस कितना है R, ठीक है, मेंटेनिंग इक्वल सेपरेशन ड्यू टू देयर म्यूचुअल ग्रेविटेशन। तो हमने माना कि फर्स्ट पार्टिकल है यहाँ पर, जिसको आपने रिप्रेजेंट किया स्मॉल एम से, और सेकंड पार्टिकल आपने कंसीडर किया यहाँ पर, इसको भी आपने किससे रिप्रेजेंट किया, स्मॉल एम से, ठीक। दोनों के बीच का सेपरेशन कितना, सो सेपरेशन बिटवीन बोथ रेडियस आर, तो टोटल सेपरेशन कितना मिलेगा, 2r, ठीक है। क्वेश्चन एक बार वापस से समझे, 2 point masses are moving on a circular path of radius r maintaining equal separation due to their mutual gravitational force। यानी इन दोनों के बीच में म्यूचुअल ग्रेविटेशन फोर्स भी है, तो ग्रेविटेशन फोर्स किस नेचर का रहेगा, अट्रैक्शन या रिपल्शन, अट्रैक्शन का। तो हम क्या करें, किसी भी एक पार्टिकल पे देखें, मानो मैं इस पार्टिकल पे कैलकुलेट करना चाहता हूं, तो इस पार्टिकल पे लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स Fg कितना रहेगा, Fg का वैल्यू रहेगा gm स्क्वायर बाई 2r स्क्वायर, बिकॉज दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है, 2r स्क्वायर। देन फाइंड स्पीड ऑफ द मासेस, क्या बोल दिया यहाँ पे, बोल दिया कि स्पीड ऑफ द मासेस कैलकुलेट करना है। अब अगर ये बोला गया कि मासेस मूविंग है सर्कुलर पाथ पे, तो ऑब्वियस बात है कि ये वाला मास मान लो इधर जा रहा है, तो सेकंड मास इधर जाना चाहिए, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए, दोनों का स्पीड सेम होना चाहिए, तभी दोनों के बीच में क्या रहेगा, इक्वल सेपरेशन रहेगा। कि अगर ये मास पहुंच जाएगा ऊपर तो ये वाला मास किधर आ जाएगा, नीचे। बात समझे, ठीक। तो कौन सा और फोर्स यहाँ पे लगना चाहिए, यहाँ पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और लगना चाहिए, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का डायरेक्शन रहेगा बाहर की ओर, और कितने मैग्नीट्यूड का लगता है, mv स्क्वायर बाई r, क्योंकि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है उसका डिस्टेंस तो सेंटर से आता है। ये बात समझ में आई, यानी Fg और mv स्क्वायर बाई कैपिटल R का मैग्नीट्यूड अगर सेम हो जाए तो आप क्लियरली ये बोल सकते हैं कि दो मास पार्टिकल सर्कुलर मोशन में मूव कर सकते हैं, सर्कुलर पाथ में मूव कर सकते हैं, मेंटेनिंग इक्वल सेपरेशन, तभी आप उसका स्पीड भी फाइंड कर पाएंगे। बात समझ में आई, सेंटर दिया है वो से डिस्टेंस r, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा जिसका वैल्यू mv स्क्वायर बाई r, जो इसको बाहर ले जाने का ट्राई कर रहा है, लेकिन जो दूसरा पार्टिकल है वो इसको ग्रेविटेशनल पुल प्रोवाइड कर रहा है जो अंदर की ओर खींच रहा है। तो दोनों का मैग्नीट्यूड अगर सेम हो जाएगा तो कंडीशन इक्विलिब्रियम की आ जाएगी। तो हमें क्या करना है, ग्रेविटेशन फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ध्यान रखना कौन सा फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या करना है, इक्वल करना है। कर दो, तो जी एम स्क्वायर, सेपरेशन कितना है, ये 2r स्क्वायर, कितना सेपरेशन है, 2r स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय कैपिटल R। क्या सॉल्व हो जाएगा, क्या चाहिए, v चाहिए। देखो एक m कैंसिल आउट, एक r कैंसिल आउट, इक्वेशन क्या बचा इधर, जी एम बाई 4
आर डिवाइड बाय, बस कैंसिल आउट, एक एम कैंसिल आउट, एक आर कैंसिल आउट, वी बच गया, यही वैल्यू है वी का। तो वी आ गया रूट जी एम बाय 4r। अब सेम क्वेश्चन आपको कैसे मिल सकता है, 3 पार्टिकल को रोटेट करा दो तो ट्रायंगल में जाएंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल, 4 पार्टिकल को रोटेट करा दें तो स्क्वायर में जाएंगे, मेंटेनिंग इक्वल सेपरेशन, मतलब सेपरेशन क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। तो अगर सेम क्वेश्चन आपको दिया गया कि 3 particles moving in a circular path of radius r maintaining equal separation, find speed of the particle, तो क्या करना है, कैसे करें इसको। देखो सबसे पहले क्या माना कि ये सर्कुलर पाथ है, कितनी रेडियस का है, r रेडियस का है, मास पार्टिकल्स कहाँ रखे होंगे, मास पार्टिकल ऑब्वियस बात है कि जो ट्रेवल कर रहे हैं, जो मूविंग है वो इसकी सर्कमफ्रेंस पे मूव कर रहे होंगे, ठीक है। क्या इक्वल सेपरेशन पर है, बिल्कुल इक्वल सेपरेशन पर है। तो ये इक्वल सेपरेशन आपने मान लिया कि ये रहा इक्वल सेपरेशन, कोई डाउट, ठीक। अब एक बात बताएं, सेंटर तो यहां रहेगा ना, ये सेंटर, ये 3 मास पार्टिकल आपने मान लिए m, कैसे मूव कर रहे हैं, विद स्पीड v, तो स्पीड भी हमें मानना पड़ेगा कि इसका स्पीड v इधर, इसका स्पीड v इधर, और यहां जो स्पीड रहेगा v वो इधर। अब किसी भी एक पार्टिकल पे लगने वाला फोर्स है ना, कौन सा फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या आने चाहिए, इक्वल आने चाहिए। कैसे सॉल्व करें, कैसे सॉल्व किया जाए, ध्यान से समझना। यहां से यहां तक ये वैल्यू कितनी है, ये रिप्रेजेंट करेगा कैपिटल आर को, किसको रिप्रेजेंट करेगा, कैपिटल आर को, कोई डाउट, ठीक है। ये डिस्टेंस भी कितना है, ये भी कैपिटल आर। अगर मैं इस पर्टिकुलर मास पे कैलकुलेट कर रहा हूं, इस पर्टिकुलर मास पे लगने वाले फोर्सेस को अगर हम स्टडी करें तो इस पे एक फोर्स लगेगा ग्रेविटेशन का जो इनवर्ट डायरेक्शन में होगा, जिसको आप रिप्रेजेंट किससे कर सकते हैं, एफ जी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या ये बात समझे, ठीक है। और ये जो एफ जी होगा किन दो का रिजल्टेंट होगा, वो इन 2 फोर्सेस का रिजल्टेंट होगा, कि यहाँ जो ये 2 फोर्स लग रहे हैं, इन 2 फोर्सेस का रिजल्टेंट वो एफ जी मिलेगा। और ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन भी परफॉर्म कर रहा है, तो आउटवर्ड डायरेक्शन में भी एक फोर्स लगना चाहिए, जिसको आपने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से रिप्रेजेंट कर दिया। और उसका वैल्यू कितना मिलेगा, mv²/r, क्योंकि वो तो सर्कुलर मोशन में ही है, ठीक। अब मेन पॉइंट ये आता है कि हम fg कैसे सॉल्व करें। हमें मास तो पता है, लेकिन क्या इन दोनों पार्टिकल के बीच का सेपरेशन पता है कि कितना रहेगा, नहीं पता। ध्यान दें, अगर मैं कंसीडर करता हूं एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्या कंसीडर करता हूं, ध्यान से समझे, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, और इसका साइड कितना है, r है, सेंटर कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, ठीक है। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सारे एंगल कितने वैल्यू के होते हैं, 60 डिग्री के। तो अगर मैंने सेंटर से किसी भी एक वर्टेक्स पे को कनेक्ट कर दिया, सेंटर से वर्टेक्स को, ठीक है, तो एंगल कितना कितना बनेगा, यहाँ बनेगा 30 डिग्री, इधर भी कितना बनेगा, ये 30 डिग्री बनेगा। अब इस ट्रायंगल पे आ जाओ, ये एक ट्रायंगल हमें दिया गया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो इधर कितना मिलेगा, r/2, और यहाँ भी कितना रहेगा, r/2। क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है कि सेंटर टू वर्टेक्स डिस्टेंस कितना है, क्या कैलकुलेट करना है, सेंटर टू वर्टेक्स डिस्टेंस, और इसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया x से। तो क्या x और r रिलेट हो सकते हैं, ध्यान दो कि इस ट्रायंगल में अगर मैं बात करता हूं तो ये थीटा है, यहाँ बन रहा है राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब 90 डिग्री, ठीक है। तो ये बनेगा आपका परपेंडिकुलर, ये रहेगा बेस, और ये बनेगा हाइपोटेनस, यानी जो x है वो आपका है हाइपोटेनस, दिस इज परपेंडिकुलर, एंड r/2 इज बेस। तो बेस और हाइपोटेनस को हम कैसे रिलेट कर सकते हैं, बेस और हाइपोटेनस को रिलेट किया जा सकता है कॉस से। तो cos 30 डिग्री इज इक्वल टू बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनस, cos 30 का वैल्यू √3/2, ठीक है। बेस कितना है, बेस का वैल्यू r/2 और x कैलकुलेट करना है, सो r/2 और यहाँ पर x, 2 और 2 कैंसिल आउट, और x का वैल्यू कितना, r/√3। r क्या था, साइड,
साइड ऑफ द ट्रायंगल, तो सेंटर टू वर्टेक्स डिस्टेंस कितना रहा इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए, r/√3। अब क्या यही रिलेशन यहां पे यूज कर सकते हैं? देखो x की वैल्यू अब आपको गिवन है r, तो क्या इसका साइड कैलकुलेट किया जा सकता है? तो x किसके इक्वल होता है, r/√3 के इक्वल होता है। तो इसका साइड कितना मिला, साइड हमें मिला √3r। रिलेशन यही है, और इसी रिलेशन से हमें सॉल्व करना होगा कि अगर ट्रायंगल का साइड मैंने स्मॉल r माना है तो सेंटर टू वर्टेक्स डिस्टेंस कितना मिला है, x, और x का वैल्यू कितना आया, r/√3। तो क्या साइड भी कैलकुलेट की जा सकती है √3 इंटू x से? तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में साइड r और x क्या है, सेंटर टू वर्टेक्स डिस्टेंस। अब जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसमें सेंटर टू वर्टेक्स डिस्टेंस तो कैपिटल R है, क्योंकि ये r रेडियस के सर्कल में घूम रहा है, ठीक है। तो क्या हमने ट्रायंगल का साइड कैलकुलेट कर लिया r, जिसका वैल्यू कितना है, √3r। बात समझ में आई? ठीक है, तो ट्रायंगल का साइड r, सो वैल्यू इज √3r। फोर्स कैलकुलेट करो, तो gm²/r²। फोर्स कितना मिला, ग्रेविटेशन फोर्स gm²/r²। दूसरा भी इतना ही है, तो नेट फोर्स अगर यानी ग्रेविटेशन फोर्स अगर मैं कैलकुलेट करता हूं, एंगल बिटवीन बोथ द वेक्टर्स इज 60 डिग्री, तो रिजल्टेंट हम कैलकुलेट करेंगे 2 × 2f cos 60/2 से cos 30 डिग्री। सो ग्रेविटेशन फोर्स कितना मिला, √3 टाइम्स gm²/r²। और r के प्लेस पर क्या लिखा जा सकता है, 3r, √3r, सो √3r²। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू gm²/√3r²। और ये किसके इक्वल आना चाहिए, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्योंकि m मास पार्टिकल किस में है, इक्विलिब्रियम में। क्या लिखें, 8 इक्विलिब्रियम। पॉइंट समझ में आया ना? सबसे पहले हमने क्या किया, हमने रिलेट किया किसको, ट्रायंगल के साइड को और सेंटर टू वर्टेक्स डिस्टेंस को। तो सेंटर टू वर्टेक्स डिस्टेंस अगर ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा तो r ही रहेगा, और साइड को हमने क्या मान लिया, स्मॉल r। रिलेशन आपने कैलकुलेट कर लिया cos थीटा से, तो cos थीटा से रिलेशन क्या मिला, कैपिटल R इज इक्वल टू r स्मॉल r/√3, या स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R इंटू √3। ठीक, तो पहले तो ग्रेविटेशन फोर्स कैलकुलेट करना पड़ेगा, तभी तो ये ग्रेविटेशन फोर्स इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को इक्वेट करेगा। तो Fg Fg और mv²/r, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल कर दो, तो gm²/√3r² इज इक्वल टू mv²/r। तो v कितना आ गया, देखो m और m कैंसिल आउट, एक r कैंसिल आउट, तो gm/√3r का अंडर रूट, ये आपको मिल गया स्पीड ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस कम है, लेकिन हमने अंडरस्टैंडिंग के लिए सॉल्व किया है कि किस तरीके से आप और क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगर 4 पार्टिकल घुमा दिए तो क्या बनेगा, स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर के अकॉर्डिंग सॉल्व करें। जनरली जो हमारे क्वेश्चन आता है वो 2 पार्टिकल के लिए आता है, 2 पार्टिकल के लिए हम इसको क्लियरली सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टर्न पे हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी। थैंक यू।